नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी जानकारी आपको दें। योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभाग बंटवारे का इंतजार है और किस मंत्री को क्या मिलेगा ये देखना होगा। किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं सबकी। कल योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 20 राज्य मंत्री हैं। और ऐसे में देखना होगा कि किसे क्या मंत्रालय मिलता है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 20 राज्य मंत्री हैं। और अब इंतजार है विभाग बंटवारे का, किससे क्या जिम्मेदारी मिलती है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार बहुत बदलाव देखने को मिले हैं योगी कैबिनेट में। और ऐसे में मंत्रालय का बंटवारा जब तक नहीं होगा, मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तब तक सबकी निगाहें टिकी हुई हैं योगी आदित्यनाथ पर। किसे क्या मंत्रालय दिया जाता है, किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 20 राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में सभी को अब विभाग बंटवारे का इंतजार है, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया, लेकिन विभाग बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिलकर क्या फैसला हुआ है ये देखना होगा। हालांकि 1 से 2 दिन का समय इसमें लग सकता है। आज एक मीटिंग भी है, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। आगे किस तरीके से काम करना है, किन किन योजनाओं पर सबसे पहले फोकस करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज की बैठक बहुत अहम होगी। लेकिन सभी को अब इंतजार है कि किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभाग बंटवारे का इंतजार है, क्योंकि कल 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है योगी आदित्यनाथ के साथ। और ऐसे में किसे क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर निगाहें हम सब की टिकी हुई हैं। और आपको बताएं कि योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रतीश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि कल 52 मंत्रियों ने शपथ तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन अब विभाग बंटवारे का इंतजार है। कोई जानकारी, कोई इनपुट है क्या, किससे क्या मंत्रालय मिल सकता है? क्या इसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को इस बार मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से। और जहां तक बात है विभाग बंटवारे की, तो ये मानकर चलिए कि आज दिन में ही जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो होंगे वो सामने आ जाएंगे। यानी आज दिन भर की बस बात है, कुछ ही समय में हो सकता है कहिए 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, किसी भी वक्त पोर्टफोलियो जो है वो सामने आ सकते हैं। और जहाँ तक बात रहेगी विभाग के बंटवारे की, तो निश्चित रूप से जिस तरह की शफलिंग जो है वो हमने इस बार मंत्रिमंडल में देखी है। कई मंत्रियों को हटाया जाना, कई ऐसे चेहरों को लाया जाना जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तमाम अप्रत्याशित चेहरे भी शामिल हुए इस बार मंत्रिमंडल में। तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि जो विभाग के बंटवारे की जब बात करते हैं तो उसमें भी फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मंत्री हटाए गए हैं, देखिए उनके विभाग है और उसमें कई बहुत अहम विभाग है। तो वो संभव है कि जो पहले से मौजूदा मंत्री हैं, या जैसे अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक जी की, जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो उनके विभागों में बदलाव होना लगभग तय है। उनके जो जिम्मेदारी है और बढ़ेगी, कहीं ना कहीं और अहम विभाग उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ अगर आप अहम विभाग की बात करें, डॉक्टर महेंद्र सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जबकि उनके पास जो विभाग है जल शक्ति विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है। इसी तरह से बात करें अगर स्वास्थ्य मंत्री जो रहे जयप्रताप सिंह इससे पहले वाली सरकार में, उनको इस बार नहीं शामिल किया। स्वास्थ्य विभाग बहुत अहम है और सरकार का उस पर फोकस भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर कोरोना काल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को हर जगह बताया गया है, तो वो एक अहम विभाग है। शिक्षा विभाग की बात कीजिए, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के विभागों में 2017 से लेकर अब तक अगर हम देखें, और उसके लिए चाहे स्कूलों में कायाकल्प की योजना हो, चाहे बच्चों को योजनाएं देनी, क्योंकि 1 करोड़ 80 लाख बच्चे जुड़े हैं, बड़ा बजट है उस विभाग का। तो बेसिक शिक्षा विभाग जो है बहुत बड़े विभाग में आता है। तो ऐसे में बिल्कुल ये तय मानिए कि उसके लिए जैसे इस बार जो अगर बात की जाए तो सतीश द्विवेदी क्योंकि चुनाव नहीं जीत पाए, जो इससे पहले मंत्री रहे, ऐसे में वो विभाग जो है वो भी बहुत अहम विभाग है और बहुत ध्यान रख कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग पहले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जब रहे उनके पास था, उस विभाग
को देते समय बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और बिजली, क्योंकि श्रीकांत शर्मा को भी इस बार जगह नहीं मिली है, ये वो देखिए महत्वपूर्ण विभाग है जो बहुत सोच समझकर उन लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि इनके आधार पर बुनियादी सुविधाएं ना सिर्फ जनता को मिलती है, ना सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य की बात होती है, बल्कि कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे होता है। अगर शिक्षा विभाग में कोई अच्छा काम होता है तो भी वो करोड़ों लोगों में पॉजिटिव संदेश जाता है, और अगर जरा सी गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से छवि भी धूमिल होती है। यही हाल स्वास्थ्य विभाग के साथ है। यही बिजली व्यवस्था की जो हम बात करते हैं, तो बिजली व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं आप देखिए तो लगातार ये दावे किए जाते हैं और सरकार की कोशिश रही है कि किस तरह से आपूर्ति बढ़े। और अगर हम 2017 के पहले और उसके बाद की बात करते हैं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि शेड्यूलिंग जब की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की सप्लाई पहले 2017 के पहले और बाद में बहुत अंतर आया, बहुत बड़ी है। तो ये एक ऐसे विभाग है जो सीधे जनता से ऐसे जुड़े हैं कि उससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़ता है। तो इन विभागों को देते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, बड़े विभागों को लेकर मंथन बहुत ज्यादा किया जाएगा और इसमें भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। जैसे इस बार चौंकाने वाले कुछ फैसले हमें दिखाई दिए कैबिनेट को लेकर, मंत्रियों को लेकर, उसी तरीके की तस्वीर हो सकता है कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी हमें देखने को मिले। रतीश, आपका रुख करूंगी क्योंकि सतीश महाना को लेकर सबसे पहले मेरा सवाल होगा। सतीश महाना को कैबिनेट में जगह मिल सकती है लेकिन जगह नहीं मिली। अब सतीश महाना को कैसे सेट किया जाएगा, क्या इनपुट उनको लेकर है और विभागों के बंटवारे के लिए क्या रणनीति आप समझ पा रहे हैं? कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा, पुराने चेहरों को कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल में कौन मंत्री क्या बनेगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, टकटकी लगाकर सब देख रहे हैं कि क्योंकि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आया है उसमें तमाम दिग्गजों को किनारे कर दिया गया है। श्रीकांत शर्मा हो, सिद्धार्थनाथ सिंह हो, सतीश महाना हो, जयप्रताप सिंह हो, ये तमाम लोग किनारे हैं और अब इनकी जगह इनके अधीनस्थ लेंगे या इनके समकक्ष जो लोग हैं वो लेंगे, इनको किनारे कर दिया गया है। सतीश महाना की अगर बात की जाए तो 8 बार से लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं, महाराजपुर विधानसभा से विधायक हैं और अप्रत्याशित रहा। कल भी हमारी बात हुई, सुबह भी अभी हमारी बात हुई है। बड़े असमंजस की स्थिति है, किसी को कुछ पता नहीं है कि उनको क्या मिलने जा रहा है, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सतीश महाना को विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार दिया जा सकता है। वो लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन से मना कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उनके पास कोई नहीं है, लेकिन ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है और जल्द से जल्द उनको अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है। लेकिन अन्य पर अगर बात की जाए, जयप्रताप सिंह की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इसके अलावा अगर बात की जाए महेंद्र सिंह की, उनके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह की, श्रीकांत शर्मा की, एक सवाल अब ये भी कौंध रहा है कि मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हैं उनको तो पोर्टफोलियो मिल जाएगा, लेकिन जो अलग किए गए, जो किनारे किए गए, उनका क्या होगा, उनका सियासी भविष्य क्या होगा और वो कहाँ जाएंगे, संगठन में जाएंगे, यूपी में रहेंगे, केंद्र में जाएंगे, क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल ये कौंध रहा है और इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन आज पोर्टफोलियो बटेंगे, आज पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, ये तय है, सूची जारी की जाएगी और उसके बाद मंत्री अपने ऑफिस जाकर के ज्वाइनिंग करने लगेंगे। लेकिन सबकी निगाहें सबसे पहले तो आज इसी बात पे लगी हुई है। और देखिए उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है, यानी कि थोड़ा और इंतजार करना होगा, किसे क्या मंत्रालय मिलता है, किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जेपीएस राठौर ने भी शपथ ग्रहण की है, उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जेपीएस राठौर प्रदेश महामंत्री, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे और आज मंत्री पद की शपथ लिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई सभी को, बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रदेश नेतृत्व का और आप सभी लोगों का और जनता का बहुत आशीर्वाद। जिम्मेदारी और बढ़ गई, पहले संगठन के लिए काम करते थे, पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के संगठन मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी जो दी है पार्टी ने और जो भरोसा व्यक्त किया है, हम बात करेंगे पूरा डिटेल बात। किसी सदन के अभी सदस्य नहीं है तो विधान परिषद ही भेजेगी पार्टी। वो तो आप ही ने पहले कह दिया था, तो हमारी खबर पर मुहर लग गई। अब जो कहें आपने सुना जेपीएस राठौर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरे मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए जेपीएस राठौर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन वो अच्छी तरीके से करेंगे, बखूबी करेंगे वो। और ये जो तमाम बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं से, वो कल की बातचीत है जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। आगे बढ़ेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नरेंद्र कश्यप ने भी शपथ ग्रहण की, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए।
एबीपी गंगा ने पहले अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि इस मंत्रिमंडल में ऐसे लोग भी होंगे जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना विधानसभा के वो विधायक हैं, ना विधान परिषद के सदस्य हैं। और हमारी खबर पर फिर मोहर लगी है नरेंद्र कुशवाहा, साफ तौर पर कश्यप, जो बीजेपी का जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत सारी इन्होंने बैठकें कराई, बैठकों का असर रहा। देखिए, मैं आज समस्त पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ताओं की तरफ से, कश्यप निषादों की तरफ से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, स्वतंत्र देव जी का, और विशेष तौर से हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का और समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन सब ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पे भरोसा जताया। ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते मुझे उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में स्थान दिया। मैं तमाम समर्थकों की ओर से पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो जिम्मेदारी और जो भरोसा मुझ पर जताया है पार्टी ने, मैं निश्चित उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पे अवश्य पूरा उतरूँ। अब जिम्मेदारी बढ़ गई, पिछड़ों की बात नहीं करनी है, पूरे यूपी की जनता की 25 करोड़ की आबादी की बात करनी है, उनका ध्यान रखना है। निश्चित सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और निश्चित हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी के सिद्धांतों को, सरकार की योजनाओं को, सरकार की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। सीनियर मिनिस्टर्स नहीं रहे, इसमें ड्रॉप कर दिए गए, उनको नहीं लिया गया। ये पार्टी का डिस्क्रिप्शन है, किसको क्या बनाना है, किसको नहीं बनाना है। मैं आभार जताता हूँ कि पार्टी ने मुझे भरोसा जताया। नरेंद्र कश्यप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, और अब इन्होंने आज मंत्री पद में इनको मंत्री बनाया गया, शपथ लिए मंत्री के रूप में। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसी पर आगे काम करना है। कैमरा मेहदी हसन साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब सवाल यह है कि सरकार ऑन स्पीकर कौन? यूपी में नई सरकार के गठन के बाद अब नया विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सतीश महाना को नया विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सतीश महाना के इस बार योगी की टीम में शामिल होने की चर्चा तो जरूर थी। कहा यह भी जा रहा था कि वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मगर इन कयासों का कुछ नहीं हुआ। अब चर्चा यह है कि वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और स्पीकर के लिए सतीश महाना का नाम आगे क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों आगे हैं रेस में। 2017 के मुकाबले 2022 में विपक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने लोकसभा की जगह विधानसभा का सदस्य रहना चुना है। सपा के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। सदन चलाने के लिए अनुभवी व्यक्ति चाहिए और सदन चलाने के लिए अनुभवी नेता की जरूरत है। सतीश महाना बिल्कुल फिट बैठते हैं। सतीश महाना ने 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है। सभी दलों के नेताओं से सतीश महाना के अच्छे संबंध हैं और साफ सुथरी छवि की वजह से वो पहली पसंद बनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, इंतजार करना होगा। लेकिन माना जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली है तो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है सरकार की तरफ से। विधानसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं सतीश महाना। थोड़ा इंतजार करना होगा कब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है, इस पर हमारी निगाहें हैं। अखिलेश की चैलेंजिंग पारी की अब बात करेंगे। आज लखनऊ में सपा विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में अखिलेश यादव को सपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चुनाव नतीजों के बाद सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की ये पहली बैठक होने जा रही है। बैठक पार्टी मुख्यालय पर आज सुबह 10 बजे होगी। बैठक में सभी सपा के विधायक होंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों आजमगढ़ के सांसद पद से अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा को उन्होंने चुना है, विधायक रहना उन्होंने चुना है और आज देखिए विधायक दल के नेता वो चुने जाएंगे। एक बैठक होने वाली है, 10 बजे का समय बताया जा रहा है। सभी समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। तो सपा के विधायक दल की आज बैठक होगी। राष्ट्रीय लोक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक भी आज है लखनऊ में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी और दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोक दल प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ में एक तरफ तो विधायक दल के नेता अखिलेश चुने जाएंगे
उस बैठक के बारे में जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ जयंत चौधरी भी आज मीटिंग करेंगे, दोनों ही बैठकों के बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए जया, चुनाव हारने के बाद यानी 22 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी आरएलडी दोनों की ये बड़ी बैठक है और विधायकों की बैठक पहली बार हो रही है और समीक्षा का दौर भी है। बहुत सारी आगे रणनीति भी बनानी है, यानी जो एमएलसी का चुनाव है उसके बारे में भी चर्चा करनी है। जयंत की अपने कार्यालय में बैठक होगी और समाजवादी पार्टी की यहाँ हमारे पीछे प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। आज बैठक होगी और सूत्रों का ये भी कहना है कि बैठक के बाद यहीं थोड़ी दूर पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का आवास भी है, वहां जयंत चौधरी जाएंगे, दोनों की मुलाकात भी होगी। यानी बैठक होगी, पहले समीक्षा होगी, कैसे हारे, क्यों हारे, कौन कौन सी सीटें ऐसी थी, चूंकि बहुत कम अंतर से कई सीटें हारे हैं और ये 2017 में भी हुआ था। अपना अस्तित्व बचाने की जुगत भी है ये, यानी 2017 की अगर हम बात करें तो मायावती बहुजन समाज पार्टी बहुत प्रमुख दल हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, जातीय समीकरण बहुत प्रभावी थे, लेकिन 2017 में मायावती का जो बसपा का खात्मा हुआ उसके बाद से धीरे धीरे 2022 में भी मायावती का वोट बैंक या तो भाजपा के पास चला गया या कुछ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के पास आया। और देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो भूमिका अब कैसी रहनी चाहिए, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, क्योंकि आगे जैसे कैबिनेट की मीटिंग और उसके बाद जब विधानसभा में उतरना होगा तो फिर विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन तमाम विषयों को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।